श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषाम् अहं सत्रेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। लघुसिद्धान्तकौमुद्यां यन्त्रप्रकरणं प्रचलति। प्रकरणेऽस्मिन् अद्य वयं तिष्ठतेरित् इति सूत्रं पठिष्यामः। तिष्ठतेरित् गतसत्रे अस्माभिः पठितं स्थापयति नाम ष्ठा धातोः णिजन्ते लट् लकारे स्थापयति इति प्रक्रिया अस्माभिः अधिगता। अद्य ष्ठा धातोः णिजन्ते लुङ् लकारे रूपं वयं पठिष्यामः, प्रक्रियां वयं ज्ञास्यामः। तर्हि तिष्ठतेरित् इति सूत्रस्य प्रयोगः स्थापयति इति णिजन्तस्य लुङ् लकारे प्रयोजनं वर्तते। पश्यतु, लुङ् लकारे अतिष्ठिपत् इति रूपं भवति। लुङ् लकारे अतिष्ठिपत् इति रूपं भवति। सूत्रस्य अर्थः वर्तते उपधायाः इदादेशः स्यात् चङ् परे णौ। उपधा को इकार आदेश हो जाता है चङ् परक णिच के परे रहते। ऐसा णिच जिसके परे चङ् हो। चङ् कहाँ होता है? चङ् हमेशा लुङ् लकार में ही होता है ना। णिजन्त से लुङ् लकार में चङ् प्रत्यय होता है, मतलब छी को चङ् आदेश होता है। तो क्या है? अतिष्ठिपत, अतिष्ठिपताम, अतिष्ठिपन। इस प्रकार मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम अतिष्ठिपत की प्रक्रिया को देखेंगे, वहां पर तिष्ठतेरित् इस सूत्र का प्रयोग है। ठीक है, तो चलो अतिष्ठिपत। हाँ, ये रहा अतिष्ठिपत। धातु क्या है आप सभी को पता है, ष्ठा धातु है। ष्ठा के शकार को धात्वादेह शह सह से हमने दंत सकार कर लिया और निमित्ता पाए निमित्तिनोप्यपाय से ठकार हो गया, है ना। तो इसकी स्थिति जो है, देखो तिष्ठतेरित् कहाँ प्रयोग होना है ये देखिए। अ त स्थिप ई अ त, इस स्थिति में तिष्ठतेरित् इस सूत्र से चंग परे णिच के परे रहते उपधा को इकार आदेश करना है। जैसे कि अत स्थाप ई अत। अब देखो डायरेक्ट अगर मैं आपको ये स्थिति समझाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे शुरू से पूरी प्रक्रिया समझानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से चलते हैं। क्या कहा? स्था धातु से हमने णिच प्रत्यय कर लिया। णिच प्रत्यय करने के बाद स्था णिच आपकी स्थिति है। णिच का अनुबंध लोप करके णिच का शेष रह जाता है ई। तो स्था ई, क्या शेष रहा? स्था और ई शेष रहा। ठीक है, स्था ई। अब स्था ई इस स्थिति में कल हमने सूत्र पढ़ा था अर्ते हरेवले रेक्नो यक्ष्मायाताम पुगनो, मतलब आकारांत धातुओं से णिच के परे रहते पुक आगम होता है ना। तो हम पुक आगम कर लेंगे। पुक कित होने से स्था के अंत में बैठ जाता है, तो स्था पुक ई, ये स्थिति हो गई। ठीक है, स्था पुक ई। अब पुक के क की हलंत्यम से इत संज्ञा, उ की उपदेशे जनुनासिके इत से इत संज्ञा, बचा आधा प। तो स्थाप ई, इस स्थिति में फिर सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करके हम लुंग लकार ले आएंगे। हमें लुंग लकार में रूप बनाना है, इसलिए हम लुंग लकार ले आएंगे वहां पे। ठीक है, तो स्थाप ई लुंग रहा। अब यहाँ लुंग के स्थान पे बाध्युत्पत्ति मतलब निचश्च से आत्मनेपद। कर्ता का अभिप्राय यदि क्रिया का अभिप्राय यदि कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद, और यदि क्रिया का अभिप्राय कर्ता को न मिल रहा हो तो निचश्च, है ना, परस्मै पद हो जाएगा। तो हम परस्मै पद में प्रक्रिया सिद्ध कर रहे हैं। स्थापयति परस्मै पद में बनाया था, तो लुंग लकार भी हम परस्मै पद में ही बना रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया कि टिप प्रत्यय आ गया। ठीक है, टिप प्रत्यय ले आए और लुंग लंग षडदाता से लुंग लकार है, इसलिए लुंग लकार के परे रहते अड आगम हो जाएगा धातु को। तो पित होने से धातु के पहले स्थित हो गया। देखो, एक हो गया पुक आगम
और एक हो गया अट आगम। कुक कित है इसलिए स्था धातु के बाद में स्थित हो गया, और अट टित है इसलिए स्था धातु के आदि में बैठ गया। दोनों ही जगह आद्यंतौ टकितौ यह सूत्र प्रयुक्त होगा। कित आगम आदि में और कित आगम अंत में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्थिति हुई आपकी अट स्थाप ई टिप, ये है आपकी स्थिति। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो कहा चली लूंगी, लुंग लकार है इसलिए चली विकरण हो जाएगा। तो अस्थाप ई और चली टी, ये स्थिति है। ठीक है, अस्थाप ई चली और टी। अब इस चली के स्थान पर चंग आदेश हो जाएगा। श्रीद्रु कर्तरी चंग से चंग आदेश कर लिया हमने चली के स्थान पर। तो स्थिति क्या हुई, पहले की तरह अस्थाप ई चली के स्थान पर चंग आ गया, अस्थाप ई चंग टी। चंग की ङ से हलंत्यन से एक संज्ञा हो गई, च की चुटु से एक संज्ञा हो गई, तो शेष रहा च का अ। ठीक है, तो जब च का अ शेष रहा तो क्या बचा, अब च का अ रहा यहाँ पे, है ना। तो स्थिति क्या हुई आपकी, अस्थाप ई अ त। ध्यान रखना ये जो ई है वो निच का है, और ये जो अ है वो चंग का है, और ये जो त हाँ, अब ये जो त आधा है मतलब ई का हमने लोप कर दिया इतश्च। टिप के इकार का इतश्च सूत्र से लोप हो गया, तो बचा आधा त। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है हमें, अस्थाप ई अ त, ये हमारी स्थिति है। अब हम यहाँ कल हमने क्या किया था, वो भवी अभिभवत। हाँ, हमने कल बनाया था अभिभवत। क्या किया था हमने, चंगी, चंगी इस सूत्र से हमने द्वित्व कर लिया था। देखो सभी सूत्र वही बार बार रिपीट होंगे, एक या दो सूत्र ही केवल नए होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें केवल एक ही सूत्र नया है, अभिभवत इस प्रक्रिया की अपेक्षा एक ही सूत्र इसमें नया है, वो भी कौन सा, तिष्ठते। बाकी सारे वही सूत्र हैं। ठीक है, तो चंगी कहाँ थे हम, अस्थाप, क्षम्यताम, अस्थाप ई अ त, ये स्थिति में थे हम। अब यहाँ ये जो चंग का अ है, चंगी इस सूत्र से हम चंग के परे रहते द्वित्व कर लेंगे। जो धातु है, मूल धातु जो है स्था, उसको हम द्वित्व कर लेंगे। तो द्वित्व मतलब गृह प्रयोग, गृह प्रयोग मतलब स्था स्था, ऐसे द्वित्व हो जाएगा। क्या द्वित्व हो जाएगा, स्था स्था। तो स्थिति आती रही अ स्था स्था प ई अ त। इतनी बड़ी आपकी प्रक्रिया है, स्थिति है प्रक्रिया की। अब आगे द्वित्व करने के बाद सबसे पहले हमें अभ्यास कार्य करने होते हैं। पूर्व अभ्यास के अभ्यास संज्ञा किसकी, ये जो पहले स्था है इस स्था की अभ्यास संज्ञा, और अभ्यास संज्ञा होने के बाद यहाँ पे हलादि शेष सूत्र नहीं लगेगा, बल्कि एक और सूत्र है शरपूर्वाह खयः। शरपूर्वाह खयः इस सूत्र से अभ्यास, अभ्यास मतलब स्था, यदि अभ्यास में शर प्रत्याहार का वर्ण, देखो यहाँ लिखा है मैंने, शर प्रत्याहार का वर्ण यदि पूर्व में हो, तो यहाँ पे स शर प्रत्याहार का वर्ण पूर्व में है, तो शर प्रत्याहार शर पूर्वाः अभ्यासस्य खयः शिष्यते, खय प्रत्याहार का वर्ण शेष रह जाता है। तो खय प्रत्याहार में क्या वर्ण है, देखो थ, तो स्था में जो खय प्रत्याहार का वर्ण है वो शेष रह जाएगा, और जो सकार है उसका लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद, सकार का लोप होने के बाद क्या शेष रहा, था। तो आपकी स्थिति रही अ था स्थाप ई अ त, बाकी सब पहले की तरह स्थाप ई अ त। अब इस स्थिति में अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास में जो झल वर्ण है, अभ्यासस्य झल वर्णस्य स्थाने चर आदेशः। अभ्यास संज्ञा हमने स्था की थी, और उस स्था में जो झल वर्ण है था,
उस था को चर आदेश हो जाएगा। अभ्यास है चर्चा सूत्र से। तो चर का मतलब क्या होता है? चटता कप सा। इसमें स्थानांतरतम से हम थकार के स्थान पर तकार आदेश कर लेंगे, तो स्थिति रहेगी आपकी अता स्थापी। स्थाप ई अत, ई को हमने मिला लिया, स्थापी अत। या फिर मत मिला, संयोग करने के बिना संयोग करेंगे हम यहाँ रखते हैं अता स्थापी अत। अब इस स्थिति में आगे लग जाता है ह्रस्व। ह्रस्व सूत्र से अभ्यास को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व मतलब जो द्विमात्रिक है उसको एक मात्रिक हो जाएगा। जब ता द्विमात्रिक को एक मात्रिक कर लिया हमने, अ त स्थाप ई अत। अब यहाँ तक स्थिति समझ में आई। अडागम का है, त स्थाप उपागम है, प स्थाप ई ऋणिच है, चंग है, और टिप का त है। अब इस स्थिति में देखो, चंग परे रहते, चंग परक णिच होना चाहिए, मतलब णिच के बाद चंग हो। तो चंग परे है जिस णिच के, ऐसे णिच के परे रहते धातु की, मतलब स्था धातु की जो उपधा है, स्था धातु की जो उपधा मतलब अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा है। अंतिम अल पकार, उस पकार से पूर्व वर्ण है आ, उस आकार की उपधा संज्ञा है। तो उस उपधा को मतलब उपधा आकार को इत मतलब इकार आदेश हो जाएगा। यही तिष्ठते का अर्थ है। तिष्ठते उपधायाः इत नाम इकार आदेशः स्यात् चंग परे णौ परतः। चंग परे है जिस णिच के, ऐसे णिच के परे रहते स्था धातु की जो उपधा है आ, उसको इकार आदेश कर लिया हमने। तो क्या बन गया? स्थिप बन गया। जो स्थाप था आकार को इकार आदेश होने के बाद बन गया स्थिप। तो स्थिति आपकी क्या रही? अ त स्थित ई अ त, ये स्थिति है आपकी। अब यहाँ पर कल मैंने बताया था संवल लघुनि चंग परे अनग्लोबे, मतलब इससे क्या होता है, यह सूत्र संवद भाव करता है। संवद भाव का मतलब समझाया था मैंने कि सन परे रहते जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य चंग परे रहते भी हो जाए, मतलब चंग को संवत मान लिया जाए। जैसे ब्राह्मण जो नहीं है उस ब्राह्मण को भी हम ब्राह्मणवत मान करके कार्य करें। और एक उदाहरण बता देती हूँ। गुरु गुरु आज खाली नहीं है तो क्या करता है, गुरु अपने शिष्य को भेज देता है। जहाँ कहीं गुरु का आह्वान हो वहां वह अपने शिष्य को भेज देता है। तो उस शिष्य के साथ भी गुरुवत ही आचरण किया जाता है। वैसे ही चंग के साथ भी संवत कार्य किए जाए, यह विधान करता है सूत्र संवल्लभनी चंग परे अनग्लोबे। ठीक है। तो अब सन के परे रहते क्या कार्य होता है? तो कहा सन के परे रहते संयतः, इस सूत्र से अभ्यास को इकार आदेश होता है। ठीक है। संयतः, जब हम सन प्रकरण पढ़ेंगे ना तब ये सूत्र वहां पर आएगा। ठीक है, आगे है सन्नंत प्रकरण। तो सन परे रहते अभ्यास को इकार आदेश हो जाता है। अभ्यास संज्ञा हमने किसकी की थी याद है? द्वित्व करने के बाद जो पहला वाला स्था था, इसका था बचा, फिर ता हुआ, फिर त हुआ, इस त की हमने अभ्यास संज्ञा कर रखी। इस अभ्यास को संयतः से इकार आदेश हो जाएगा। चंग परे है, चंग को हमने सन मान लिया, सनी अतः अकारस्य इकार आदेश। तो स्थिति यही आ गई अति स्थित ई अत। अब यहाँ यह जो णिच का ई है ना, उस ई का लोप हो जाएगा णेर नीति से। जब णिच का लोप हो गया तो स्थिति अतिस्थित अत। अब क्या करना है आपको? आदेश प्रत्ययो, सूत्र से जो स्थिप धातु का जो स है ना, वो उस सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा।
और जब सकार को मूर्धन्य आदेश हुआ तो फिर ष्टुनाष्टु से ठ को ठ हो जाएगा। ठ को क्या हो जाएगा? ठ हो जाएगा दोबारा से। तो क्या बन गया? अतिश, ठ को ठ हो गया। अतिश ही प अत, पूरा मिला करके देखो, अतिष्ठिप अत अतिष्ठिप, ये हुई आपकी प्रक्रिया। प्रक्रिया समझ में आई? जी मैम। तिष्ठते रित समझने के लिए आपको ये प्रक्रिया समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये स्थिति समझ में आएगी। ठीक है? जी। किसी का कुछ प्रश्न है? पूछना है किसी भी छात्र को? तो इस प्रकार आपका यह सूत्र हुआ तिष्ठते रित। मतलब तिष्ठते है मतलब स्था धातु के उपधा को इदादेश हो जाता है। तिष्ठते है उपधायाः इदादेशः स्यात्। इस मतलब इकारादेशः स्यात् चंग परे नौ परतः। तो तिष्ठते रित यह आपका सूत्र पूर्ण हुआ। अब हम आगे चलते हैं। ओम नमो नमः। उच्चतम ये जी जो अनिचस्य सूत्र है, जो जी, ये सूत्र उभयपदी धातु में कार्य करेगा और सभी लकारों में कार्य करेगा। हाँ देखिए, निचश मतलब सभी धातु से णिच प्रत्यय होने के बाद जब धातु निजंत बन जाएगी, उससे जब आप दसों लकार के रूप चलाएंगे, है ना, तब सभी लकारों में आपका निचश सूत्र लगेगा। और उभयपदी धातु में लगेगा, इसका उत्तर मैंने कल के सत्र में दिया है। क्या आप कल थे? कल की कक्षा में आप थे क्या अनिल शास्त्री जी? अगर आप कल नहीं थे तो कल का वीडियो मैंने YouTube में अपलोड कर दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी, है ना, अन्य छात्रों का भी समय इसमें चला जाएगा। ठीक है? इस विषय का उत्तर मैंने कल दिया है। तो आगे चलें। जी मैम। हाँ, आगे आपका सूत्र है ण्यंत प्रकरण का मिताम ह्रस्वः। सूत्र का अर्थ है घटादीनां ज्ञपादीनां च उपधायाः ह्रस्वः स्यात्। णौ निच परे रहते घटादि जो धातु हैं और ज्ञपादि जो धातुएं हैं, उनकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है। ये सूत्र का घटादि मतलब घट चेष्टायाम, इस धातु से लेकर के आगे की जो धातुएं हैं वो घटादि धातुएं कहलाती, घट आदि में है जिससे। तो उन सभी धातुओं की उपधा को णिच के परे रहते ह्रस्व हो जाता है। ठीक है? तो समझ लेते हैं हम इस सूत्र का तात्पर्य क्या है। तो घटयति सूत्र हमने बनाया, घटयति। घटयति घट चेष्टायाम धातु है आपकी, घट चेष्टायाम। उस घट के टकार में जो अ है, उस अकार की उपदेशी जनुनासिक से संज्ञा हो जाएगी, तो घट बचेगा। ठीक है? घट धातु से हेतु मतिच्छ से णिच कर लिया, णिच करने के बाद अनुबंध लोप होके ई शेष रहा, तो घट ई। इस स्थिति में क्या करना है? अब देखो, घट धातु में उपधा संज्ञा करने के बाद उपधा में अकार दिखाई दे रहा है ना, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की आकार की उपधा संज्ञा है। और णिच मतलब ऋणित, णिच में हमने ण की इत संज्ञा की थी तो वह णित हुआ। णित परे रहते मतलब णित होने के कारण से
अतः उपधाया से हम उपधा के आकार को वृद्धि कर लेंगे। ठीक है, उपधा आकार को वृद्धि हो जाती है णित प्रत्यय के पर्याय। तो णिच णित था, इसलिए उपधा को वृद्धि हो गई, तो घट को घाट बन जाएगा। और घाट ई णिजंत की हमने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की है पहले भी, और अभी भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। लट लकार का हमें रूप बनाना है, तो लट लेकर के हम लट के स्थान पर टिप प्रत्यय ले आएंगे। परस्मैपदी पद मतलब क्रिया का फल जब कर्ता को नहीं मिल रहा है तब हम परस्मैपद में प्रत्यय ले आएंगे। ठीक है, णिचष्ट से आत्मनेपद होता है जब क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तभी, उसी पक्ष। ठीक है ना, तो परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय आ गया टिप। स्थिति रही आपकी घाट ई टिप, प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दीजिए, तो घाट ई ती। अब इस स्थिति में कर तरी शब्द से शब्दीकरण ले आइए, घाट ई शब्द ती, ये स्थिति है आपकी। शब्द का भी आप अनुबंध लोप कर लेंगे तो शब्द का शेष रहेगा अ, तो घाट ई अ ती। इस स्थिति में घटादयो मितः सूत्र है। घटादि गण में जितनी धातुएं पड़ी हैं वो सभी धातुएं मित मानी जाती है। मित का मतलब म इत मित, जैसे णिच प्रत्यय के ण की इत संज्ञा की तो वो क्या हुआ, णित। शप प्रत्यय के श की इत संज्ञा की तो वो क्या हुआ, श इत शित। और टिप प्रत्यय के प की इत संज्ञा की तो टिप प्रत्यय क्या हुआ, प इत पित हुआ। ऐसे ही शप भी प इत पित हो जाए। तो वैसे ही मित करना है, मतलब जो घट धातु है वो घट धातु मित मानी जाए, ऐसा विधान किया है इस सूत्र में। इसने घटादयो मितः, इस सूत्र ने कहा कि घट आदि धातुएं मित कही जाती है। उससे होगा क्या, तो कहा मिताम ह्रस्वः, मतलब घटादि नाम जो मित धातुएं हैं, तो कहा घटादि धातुएं मित हैं, तो मित होने के कारण से घटादि और जपादि धातुओं के उपधा को ह्रस्व हो जाए अणु परतः। अब देखो यहाँ पे णिच परे है, घाट ई अ ती, ये जो ई है णिच का है, णिच परे रहते घाट धातु की जो उपधा है आ, उस आकार को ह्रस्व हो जाएगा, मतलब एक मात्रिक हो जाएगा, तो फिर से घट बन जाएगा। निताम ह्रस्व, यही इस सूत्र का कार्य है, उपधा को ह्रस्व विधान करना। तो ह्रस्व होकर के क्या बन गया, घट ई अ ती। अब पूर्ववत प्रक्रिया कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ई को ट में मिला लीजिए तो घटी अति। अब इस स्थिति में सार्वधातुक आर्धधातुक से घटी के ई को, ये क्या था, घटी के ई को गुण करना है सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते। ये जो अ है वो किसका अ है, शब का अ है, शब प्रत्यय का अ है, तो मतलब कि यह आकार शित है। आकार क्या है, शित है। शित होने से तिंचित सार्वधातुक से सार्वधातुक है, और सार्वधातुक के परे रहते घटी के ई को गुण हो गया, गुण होकर के ई को ए हो गया, तो घटे अ ती रहा। अब ईचो जवायावह से ए को अयादेश करके क्या बन गया, घटयति। क्या बन गया, घटयति, बना के नहीं, जी मैम। है ना, घटयति बन गया। अब ठीक, हाँ बोलो। ये यहाँ पर जो ऊपर अतुध्याय से यदि उपधा को ह्रस्व करना ही था तो फिर ये उपधा को दीर्घ क्यों किए, सूत्र प्रवृत्त होगा ना, क्योंकि सूत्र जो बनाया है वो कई उदाहरणों के लिए बनाया है। अतः उपधाया से बहुत सारे उदाहरण सिद्ध होते हैं, तो जहां जहां अनित परे देखा और उपधा में आकार देखा, वृद्धि तो होगी ही होगी, है ना। यदि यह सूत्र केवल घट धातु के लिए बना होता तब तो व्यर्थ था, लेकिन ये सूत्र अन्य कई जगह आवश्यक है। जब अन्य जगह आवश्यक है तो सूत्र तो बनाना ही पड़ेगा, और जब सूत्र है
तो जहां जहां सूत्र की प्रवृत्ति घटेगी वहां वहां सूत्र अवश्य ही उपस्थित होगा। ठीक है। जी और लेकिन हमें दीर्घ इष्ट नहीं है, इसलिए हमने फिर मिताम ह्रस्व से ह्रस्व कर लिया। ठीक है। ठीक है। हाँ, इस प्रकार बन गया घटयति। और किसी को कुछ प्रश्न करना है? मैम ये क्या है मैम, जपादि नाम? हाँ, आगे चलो। ये तो हो गया घटादि नाम, घटादि गण की जो पढ़ी धातु है। आगे है ज्ञप धातु। ठीक है। ज्ञप धातु से बनता है ज्ञपयति। ज्ञप ज्ञाने धातु है। ज्ञप ज्ञाने। ज्ञपयति नाम बोधयति। ज्ञपयति मतलब एक ही धातु मैम, ये एक ही धातु होगी, जपादि से ग्रहण। हाँ, जपादि। जपादि में है जिसके आगे भी कुछ धातुएं हैं। ठीक है। जी जी उनका जी जी। ग्रहण हो जाएगा। धातु पाठ अगर आपके पास है तो खोल के देख लीजिए, नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं कि अब घट की जगह हम ज्ञप धातु ले लेते हैं। ठीक है। ज्ञप। ज्ञप धातु से निच प्रत्यय कर लिया हमने। एकदम वैसे ही प्रक्रिया चलेगी। जप धातु से निच प्रत्यय करके ई शेष रहा। फिर अब देखो जप धातु में भी हमें उपधा में आकार मिल रहा है ना। तो उस उपधा के आकार को फिर वृद्धि हो गई। वृद्धि करके क्या बना लिया हमने? ज्ञाप बना लिया। क्या बना लिया? ज्ञाप हो गया। स्थिति हो गई आपकी ज्ञाप की टिप। लट लकार ले आए और टिप ले आए। फिर कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय ले आए, है ना। तो ज्ञाप जी ई शप टी क्या बना? ज्ञाप ई शप टिप। फिर इस स्थिति में घटादयो मितः। इसके बाद एक सूत्र आता है ज्ञपमिच्छ। घटादयो मितः तो घटादि गण के लिए हो गई। फिर एक सूत्र आता है ज्ञपमिच्छ। ठीक है। इससे क्या होता है कि जप धातु को भी मित मान लिया जाए। यहाँ घटादयो मितः प्रवृत्ति नहीं होगा। ठीक है। यहाँ होगा ज्ञपमिच्छ। हाँ, तो क्या हुआ कि जपमिच्छ से हमने मित मान लिया। मित मानने के बाद फिर क्या हुआ? मिताम ह्रस्वः। मिताम ह्रस्वः से उपधा को ह्रस्व हो जाएगा नौ परतः। देखो, घटादीनां जपादीनां च उपधायाः ह्रस्वः स्यात् नौ परतः। निच परे है हमारे। निच परे रहते ज्ञाप जो उपधा है आ, उसको ह्रस्व कर लिया। ह्रस्व करने के बाद क्या हुआ? तो फिर से क्या? हाँ, ज्ञप ही हो गया फिर से, है ना। ज्ञप हो गया। जप ई अ टी, ये स्थिति रही हमारी। फिर पूर्ववत हम गुण कर लेंगे। ज्ञपे अ टी, उसको गुण को अयादेश कर लेंगे तो ज्ञपयति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ज्ञपयति। हाँ, ज्ञपयति। एकदम वैसे ही प्रक्रिया है, ज्ञपयति। समझ में आई प्रक्रिया? जी मैम। हाँ। अब आगे है अजित ज्ञपत। ज्ञपयति का लुंग लकार में प्रयोग है अजित ज्ञपत। जैसे हमने अतिष्ठिपत बनाया था वैसे ही अजित ज्ञपत। प्रक्रिया में अभी शुरू नहीं करूंगी, समय हमारा हो जाएगा। जी मैम। ठीक है। या फिर अतिष्ठिपत की तरह हम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो चलो, कोशिश करें हम अतिष्ठिपत की तरह करने की। हाँ जी मैम। हाँ, चलो आप लोग को ही करना होगा। फिर पूरी प्रक्रिया आप लोग करेंगे क्योंकि वैसे ही होंगे। प्रक्रिया पूरी वैसे ही होगी, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है।
हाँ तो शुरू कीजिए, या फिर किसी को प्रश्न करने हैं तो प्रश्न भी कर सकते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। 1 मिनट है केवल। हाँ इसलिए मैं शुरू नहीं करना चाह रही हूँ, बीच में रुक जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैडम, हाँ बोलिए। सूत्र में जो व्यापकादि नाम और घटादि नाम बोला है, तो उसमें जो अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? घटादि नाम से ही व्यापकादि नाम का बोध नहीं होगा क्या? नहीं होगा, घटादि गण में जग धातु नहीं पड़ती है। दोनों धातु अलग अलग गण में है, इसीलिए जो है हाँ सो अलग अलग इसलिए होता अलग अलग कहना पड़ा। हाँ जी, ये अलग अलग कहना पड़ा इनको, ठीक है। है। ओके जी। और कोई किसी को कुछ शंका, आप निस्संदेह पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, ठीक है। जी यदि किसी के पास प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान जी से मैम, आप प्रणमामि। प्रणमामि। हाँ हरि ओम। महोदय नमो नमः। ये जो हम रिच प्रत्यय का प्रयोग सीख रहे हैं, इसे क्या हम संभाषण में प्रयोग कैसे करेंगे? अगर हमें बोलचाल में संस्कृत के बोलने में अगर इसका प्रयोग करना है तो किस हाँ। प्रकार किया जाएगा? हाँ, अध्यापकः पाठयति, माता भोजयति, है ना, मित्रम कार्यम। घटेयति और ज्ञाप, हाँ क्या, घटेयत क्या कोई एग्जांपल? किसका? घटेयत जो अभी हाँ, घटयति। घटेयति। अच्छा हाँ, जी घट जी धातु चेष्टा अर्थ में है, ठीक है। जी। तो बालः घटयति, बालः माता बालम घटयति, माता बालक से चेष्टा कराती है, मतलब वो चलने की कोशिश करता है तो माता उसको सामने बैठ करके और उसको चलने के लिए प्रेरित करती है। तो घट धातु चेष्टा अर्थ में, ठीक है। तो घटयति मतलब चेष्टयति, ये अर्थ होगा, ठीक है। समझ में आया, स्पष्ट है? जी 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 जी। हाँ, और ऐसे ही ज्ञप ज्ञाने, ज्ञपयति का प्रयोग होगा बोधयति इस अर्थ में। जानाति मतलब जानता है और जानने के बाद दूसरों को बताने की प्रेरणा देता है, हाँ चेष्टा करता है, कोशिश करता है, उसके लिए हो गया ज्ञपयति, ठीक है। जी जी जी। और मैम जैसे कि ज्ञापयति हो जाएगा तो ज्ञापयति, तो फिर इसकी प्रक्रिया को हम आगे बाद में बताएंगे, ठीक है। समय नहीं है हमारे पास, ये प्रक्रिया हम अगले नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद में नेक्स्ट सेशन नहीं लूंगी। प्रकरण समाप्ति हाँ, की ओर है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे प्रकरण मूल समाप्ति की ओर है। जी, यहाँ पे मूल यही था, मिताम हश्व हमें सूत्र को समझना था। हाँ, मिताम ह्रस्वः समझना था और ऊपर हमें तिष्ठतेरित सूत्र को समझना था, जी जी, है ना, जो अतिष्ठिपत जी जी।